ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान के दार्शनिक आधार। ये कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की विधियां की पहली इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान के दार्शनिक आधार। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की MA समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र की इस कक्षा में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है समाज विज्ञान के दर्शन शास्त्रीय आधार। समाज विज्ञान में दार्शनिक तत्वों की चर्चा हम क्यों करें? क्या औचित्य है इस पर सोचने का, विचार करने का? विज्ञान यानी व्यवस्थित ज्ञान और इसकी जो तमाम पद्धतियां विकसित हो चुकी, उनमें दर्शन शास्त्र को क्यों समाहित किया जाए, या दर्शन शास्त्र में किस चीज पर, किस तथ्य पर, उसके किस उद्देश्य को हम समाज विज्ञान से जोड़ें? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमें सोचने पर विवश करते हैं कि हम समाज विज्ञान में दर्शन के संबंध को जानें। तो आज के इस व्याख्यान में आप यह समझ सकेंगे कि समाज शास्त्र की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, इनमें हमने दर्शन से क्या लिया और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। दर्शन का उद्देश्य भी सत्य को जानना होता है, और समाज विज्ञान में जब हम वैज्ञानिक अन्वेषण की बात करते हैं तो हम सामाजिक घटनाओं के सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। यही एक वजह है कि जब हम विद्वानों के इस राय से सहमत होते हैं कि समाज विज्ञान में तर्क का क्या महत्व है, क्योंकि विद्यार्थियों, तर्क की जहाँ तक बात है तो यह दर्शन से निकला हुआ सत्य है, क्योंकि जो भी चिंतन किया गया या ज्ञान की जो विधाएं विकसित हुईं, जो परंपराएं अस्तित्व में आईं, उनके पीछे तार्किक चिंतन का ही हाथ था। जब समाज का विकास हुआ, उसमें पहले क्रम में यदि हम देखें तो वैचारिक स्तर इस तरह का था कि हर एक घटना के पीछे धार्मिक चिंतन का सहारा लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हुआ और विकास क्रम के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आईं समाज में, जैसे विज्ञान अस्तित्व में आया, तो विज्ञान ने कई आविष्कारों को जन्म दिया और हमारी सोच को बदल दिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि चिंतन की एक अलग श्रृंखला शुरू हो गई। लेकिन एक समस्या यहाँ थी, वह यह कि क्या विज्ञानों की विषय वस्तु को, विज्ञानों में अध्ययन की पद्धति को, समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिया जा रहा है तो एज इट इज ले ली जाए, यानी यथा स्थिति में उन्हीं चीजों को स्वीकार कर लिया जाए जो विज्ञान की
परीक्षण, निरीक्षण या अध्ययन की प्रणालियां हैं, या फिर समाज की वास्तविकता को समझने के लिए कोई और तकनीक अपनाई जाए। यही वह एक आधार है जिस पर हम विचार करके समाज विज्ञान के दर्शन शास्त्रीय आधारों की आज के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जब समाजशास्त्र विकसित हुआ, उसके पहले की स्थितियों पर यदि हम विचार करें तो यह वह समय था जब पूरा यूरोप पुनर्जागरण या प्रबोधन काल की परिधि में आ चुका था। 14वीं शताब्दी के बाद से यूरोप में तार्किक चिंतन का उदय हो गया और दर्शन की अलग अलग परंपराएं विकसित हुईं। ज्ञान मीमांसा, जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी के रूप में समझते हैं, उसमें अलग अलग तरीके की चिंतन की परंपराएं विकसित हुईं। खास तौर पर बुद्धिवाद, अनुभववाद, आदर्शवाद, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद और प्रघटना शास्त्र को। तो क्या है यह बुद्धिवाद, या क्या है अनुभववाद या आदर्शवाद, इसके बारे में हम विचार करें। इसके पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। ज्ञान मीमांसा के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं कांट। कांट का यह मानना था कि एक व्यक्ति की चेतना की मौजूदगी उसके आसपास की वस्तुओं की मौजूदगी को सिद्ध करती है। यानी यहाँ हम दर्शन की इस मूल बात पर आ जाते हैं कि मनुष्य समाज में रहता है, लेकिन वह जो भी विचार करता है, अनुभव करता है, जो क्रिया करता है, उसके पीछे उसकी चेतना जिम्मेदार होती है। दूसरी तरफ हम प्राकृतिक जगत में यदि देखें तो जो वस्तुएं हैं, उनके आकार, प्रकार, इनमें किसी भी तरह की चेतना नहीं होती। चेतना नहीं होने से उनका निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन किया जा सकता है और उनकी वैसी ही व्याख्या की जा सकती है जैसी वे हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान वस्तुओं के अध्ययन और इसके आधार पर सामान्यीकरण पर निर्भर थे, लेकिन दर्शन शास्त्र ने जब इस बात पर बल दिया कि मनुष्य जो है वह प्रकृति का ऐसा प्राणी है जिसके अंदर चेतना है, तो चेतना को लेकर जो चिंतन की धाराएं अलग अलग विकसित हुईं और उन्होंने जिस बात पर बल दिया कि कैसे हम प्रकृति को समझें, इसमें संबंधित जो विचारधाराएं हैं, ज्ञान मीमांसा ने जिनको केंद्रित करके बताया, संक्षेप में हम उनको बताना चाहेंगे। बुद्धिवाद। बुद्धिवाद तार्किक चिंतन की ऐसी विचारधारा जो सत्य की खोज का सबसे सशक्त आधार यदि किसी चीज को मानती है तो वह है तर्क। यानी तर्क को इन्होंने प्रधानता दी। प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस, डेस्कार्ट, स्पिनोजा, लेबनीज इस विचारधारा में शामिल हुए। इसमें बुद्धिवादियों का यह मानना है कि संसार नियतिवादी है, कार्य कारण सभी घटनाओं का जनक भी है और चिंतन एवं पर्याप्त समझ के द्वारा घटनाओं को समझा जा सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ हम इन समस्त विचारकों में से एक विचारक डेस्कार्ट की बात के बारे में आपको उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे। डेस्कार्ट का यह कहना था कि यदि कोई मुझे धोखा दे रहा है, इस बात को जब मैं समझता हूं, मैं अनुभव करता हूं, तभी मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं। उसने एक तर्क दिया जिसे दर्शन शास्त्र में मौम तर्क का नाम दिया जाता है। जैसे मोम का एक टुकड़ा वो प्रज्वलित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसका अनुभव किया, वह है और यह मोम है। जब वह पूरा जल जाता है, उसका आकार प्रकार बदल जाता है। इसके बाद यदि वह किसी दूसरे शेप में आ जाता है तो भी हम उसे कहते हैं कि यह मोम का टुकड़ा है। पिघलने के बाद भी हम उसे मोम की संज्ञा देते हैं। तो डेस्कार्ट ने इस बात को समझाया कि जैसा हम अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे हम किसी चीज को एक आधार देते हैं। तो यहाँ से उन्होंने चिंतन में तर्क के महत्व की बात की कि तर्क के आधार पर प्रकृति की घटनाओं को, संबंधों को, कार्यकारण को समझा जा सकता है। दूसरी विचारधारा अनुभववाद आई। अनुभववाद में
थोड़ा सा हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बुद्धिवादियों ने जो तार्किक आधार रखा, इसको इन्होंने थोड़ा सा इसकी प्रतिक्रिया में कुछ नई बात कही। प्रतिक्रिया में जिन विद्वानों ने नई बात कही वह थे जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, फ्रांसिस बेकन। इन्होंने इस बात का खंडन किया कि ज्ञान तर्क से पैदा होता है। इन्होंने इस बात को माना कि ज्ञान की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष अनुभव से हो सकती है। सिर्फ तर्क से हम किसी चीज के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, या हम ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको नहीं समझ सकते। यह अनुभव से पनपता है, और अनुभव से कब पनपेगा? जब हम तर्क और अपनी जिज्ञासा के आधार पर जो हमने समझा है उसका को सहसंयोजित कर दें। और इस तरह से अनुभववाद ने आगमन तर्क को जन्म दिया। अनुभववाद जब पनप रहा था, यूरोप के समाज की परिस्थितियां विद्यार्थियों तब कुछ अलग थीं। उस समय क्या था कि ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था, राजतंत्र और सामंतवाद को चुनौती दी जा रही थी, कई सारे आविष्कार हो रहे थे विज्ञानों के, और जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी उसमें अपने आप चिंतन में यह बात निकलकर सामने आई कि सिर्फ तर्क नहीं बल्कि तर्क और अनुभव, इन दोनों को मिला दिया जाए तब हम किसी घटना को समझ सकते हैं। इसके बाद एक और विचारधारा अस्तित्व में आई, वह थी आदर्शवाद। आदर्शवाद की जो विचारधारा थी उसमें जॉर्ज वर्कले ने यह कहा कि यदि हमें किसी भी वस्तु के महत्व को समझना है या उसके बोध को समझना है तो वह सिर्फ हमारे विचारों से ही समझी जा सकती है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि कांट, जिनकी चर्चा हमने पहले की थी, उन्होंने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने यह बात समझाने की कोशिश की कि मेरी अपनी चेतना के अस्तित्व मात्र से मेरे आसपास की वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध होता है। यानी उन्होंने कहा कि प्रकृति के जो भी नियम हैं उन्हें इसलिए ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको अनुभव करके हम समझ सकते हैं, लेकिन उसकी संरचना कैसी है इसे समझने के लिए हम तर्क और अनुभव दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम जैसा समझ सकेंगे वैसा किसी चीज को स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में जब अध्ययन की परंपरा शुरू हुई तब तक विज्ञानों का अस्तित्व आ चुका था। विज्ञान इस बात पर बल दे रहे थे कि किसी भी घटना की जांच उसके कार्य कारण संबंधों के आधार पर की जा सकती है, और यही कारण था कि प्रत्यक्षवाद दर्शन की एक नई परंपरा के रूप में समाज विज्ञान में आ गया। समाजशास्त्री अगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद को अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने यह माना कि समाज विज्ञान में भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इस तरह विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का जो विकास हुआ, इस विकास क्रम में अगस्ट कॉम्टे के बाद इमाइल दुर्खिम ने भी प्रत्यक्षवादी चिंतन पद्धति को अपनाया और घटनाओं के कार्य कारण की व्याख्या अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के द्वारा सामान्यीकरण देकर करने की बात पर बल दिया। लेकिन समाजशास्त्र के विकास क्रम में आप देखिए कि मैक्स वेबर का जब योगदान आता है तो मैक्स वेबर ने एक बात पर बल दिया, वह यह थी कि समाज में जो भी घटित हो रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, वह वास्तव में वैसा होता नहीं है। यानी उसका यथार्थ और जो दिखाई दे रहा है, इन दोनों में बहुत भिन्नता है। तब समाजशास्त्र में दार्शनिक आधार में इस बात पर बल दिया जाने लगा कि हम समाज के यथार्थ को कैसे जानें। यह वही समय था जब परंपरागत समाजशास्त्र में जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल यानी अध्ययन करने का जो तरीका आ चुका था, जिसने वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी दर्शन की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया था और यह माना था कि समाज की संरचना में जितनी भी इकाइयां हैं, इनकी अपनी एक निश्चित परिस्थिति होती है
और उस परिस्थिति के अनुसार इनकी भूमिकाएं सुनिश्चित होती हैं। और इस तरह से पूरा एक तरीके से अध्ययन प्रारंभ हो गया। लेकिन इससे समाज की वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। यहाँ मैं उदाहरण देकर आपसे यह बतलाना चाहूंगी कि जो भी घटनाएं घटती हैं उनके लिए व्यक्ति का अपना एक अलग अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम घरेलू हिंसा की बात करें। हर एक महिला के लिए घरेलू हिंसा का अपना एक अलग व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम किस आधार पर अध्ययन करता है कि कुछ प्रश्नों की सूची तैयार की गई, इसमें कुछ समान प्रश्न लिखे गए, उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके एक सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाला कि अमुक कारण घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार है। जबकि किसी महिला के लिए पति या घरवालों का ऊंची आवाज में बोलना हिंसा हो सकती है, किसी महिला के लिए शारीरिक उत्पीड़न हिंसा हो सकती है, किसी महिला के लिए अपनी मर्जी से अपने मायके वालों को कोई उपहार देना नहीं देना ये कोई कारण हो सकता है। तो हिंसा उसके लिए अपना एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है, जबकि संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम या प्रत्यक्षवादी उपागम वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है। यानी जो घटना है उसकी वैसी व्याख्या करके उसके बाह्य अर्थ को स्वीकार करना, यानी कुछ निश्चित तथ्यों के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष पर पहुंचना। प्रघटना शास्त्र इस प्रथा समाजशास्त्रीय अध्ययन की इस विधा की आलोचना से शुरू होता है और इस आलोचना के साथ वह इस बात पर बल देता है कि हर एक घटना को समझने का एक व्यक्तिनिष्ठ आधार होता है। यानी हम यदि समाज के यथार्थ को समझें तो हमें दर्शन की इस बात को स्वीकार करना होगा कि व्यक्ति की चेतना किसी भी घटना के बारे में क्या विचार कर रही है। तो यहाँ हम यह मान सकते हैं कि प्रघटना शास्त्र समाज शास्त्र में, समाज विज्ञान में दर्शन की एक विधि है। ज्ञान मीमांसा में, ज्ञान के समाजशास्त्र में कार्ल मानहीम ने कुछ अलग बात की थी। उन्होंने यह माना था कि किसी भी व्यक्ति का ज्ञान समाज में उसकी दी हुई परिस्थिति, समाज में जो संस्कृति है उसके आधार पर तैयार होता है। यानी व्यक्ति जो भी करता है उसके पीछे उसकी संस्कृति और उसकी परिस्थिति को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। लेकिन प्रघटना शास्त्र यह कहता है कि हमें ज्ञान के इस आधार से हटकर सोचना है। हटकर क्या सोचना है कि स्वयं मानव की चेतना शक्ति होती है जो उसके निजी अनुभव पर आधारित होती है। वह खुद अपनी एक समझ रखता है, यानी कर्ता का एक व्यक्तिनिष्ठ पहलू होता है। और इसी बात को लेकर अल्फ्रेड सुट्स ने, एडमंड हर्सल ने प्रघटना शास्त्र में अध्ययन के व्यक्तिनिष्ठ पक्ष की चर्चा की। इन विद्वानों का यह मानना था कि सामाजिक यथार्थ को भौतिक यथार्थ में नहीं बदला जा सकता। जैसा कि विज्ञान अध्ययन करते हैं, हमें उससे हटकर सोचना होगा कि कोई व्यक्ति अपने वैयक्तिक दृष्टिकोण से किसी घटना का क्या अर्थ दे रहा है। एक उदाहरण मैं पुनः यहाँ देना चाहूंगी कि जैसे अगर क्लासरूम खाली होता है तो क्लासरूम के खाली होने में पीछे के कारण क्या हैं? हड़ताल। संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम हड़ताल को एक कारण मान लेगा, यानी बहिष्कार, कक्षा का बहिष्कार। अब देखिए, कक्षा का बहिष्कार यदि होता है तो जो दिखाई दे रहा है कि कक्षा खाली है, और क्यों है? क्योंकि हड़ताल है। लेकिन यदि हम इसके निहित अर्थ को देखें तो हर बार उसका अलग कारण होगा। जैसे महात्मा गांधी ने यह कहा था जब कि विद्यार्थियों, साहस के बिना शिक्षा मोम की पुतली के समान है। आप कक्षा से बाहर आएं और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो जाएं। हमें देश को आज़ादी दिलाना है।
उस कक्षा के खाली होने का मतलब उस घटना की परिस्थिति के अर्थ से समझ में आता है, जबकि आमतौर पर हड़ताल करना उसकी अलग वजह हो सकती है। तो हड़ताल के पीछे का एक उद्देश्य क्या है, इसे हम घटना जिस रूप में घटित हो रही है उसकी वैसी ही व्याख्या के अनुभव से समझ सकते हैं। तो तर्क और अनुभव के माध्यम से, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के माध्यम से हम घटना की वास्तविकता को जान सकते हैं। प्रघटना शास्त्र इसी तरह से व्यक्तिनिष्ठ पहलुओं के आधार पर, मानवीय चेतना के आधार पर समाज के अध्ययन पर बल देता है। प्रघटना शास्त्र की एक और शाखा विकसित हुई, उसका नाम है लोक विधि विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी। 1950 के बाद आगे भी इस तरह के अध्ययन होते रहे हैं जो समाज विज्ञान में दार्शनिक तत्वों के साथ नए अध्ययन पद्धतियों को विकसित करने पर बल देते रहे। गारफिंकल ने इस पद्धति में इस बात पर बल दिया कि यदि हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं को जानें, समझें और फिर उसके आधार पर हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचें, तब हम समाज की वास्तविकता को समझ सकते हैं। व्यक्ति का व्यवहार प्रतिदिन और हर एक समय बदल सकता है, क्योंकि हर बार हम उसी स्तर पर सोचें यह जरूरी नहीं है। तो पुनः हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम एक उपकल्पना को लेकर चलता है, एक अनुमान को लेकर चलता है, लेकिन प्रघटना शास्त्र और उसकी शाखा यानी लोक विधि विज्ञान इस बात पर बल देता है कि यदि हमें किसी वास्तविकता को समझना है तो हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं को समझें। इसलिए इस पद्धति में केस अध्ययन यानी वैयक्तिक अध्ययन और डायरी, आत्मकथाएं, इनको आधार लेकर फिर किसी समस्या को समझने पर बल दिया गया। तो विद्यार्थियों, मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान और समाज विज्ञान, इन दोनों में अंतर यदि है तो यह कि विज्ञान में निर्जीव पदार्थों का, प्रकृति की चीजों का अध्ययन किया जाता है जिनमें चेतना की बात का अध्ययन हम नहीं करते, लेकिन समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के जो अंतःक्रियात्मक संबंध हैं, इनको उसकी बगैर चेतना के हम नहीं समझ सकते, क्योंकि व्यक्ति वही व्यवहार करेगा जो वह अनुभव करता है और उसके प्रत्युत्तर में उसके द्वारा जो घटना समाज में घटित होगी उसका अर्थ भी व्यक्ति के व्यवहार से समझा जाएगा। तो यह बगैर व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन के संभव नहीं है। इसके लिए हमें दार्शनिक आधारों पर चर्चा करनी होगी। दार्शनिक आधार में हमें यह देखना होगा कि समाज विज्ञान जब विकसित हुआ, इसके पहले चिंतन क्या था और उस चिंतन की पृष्ठभूमि में किन बातों को महत्व दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुभववाद, बुद्धिवाद, आदर्शवाद, प्रत्यक्षवादी जो परंपराएं रही हैं, इनने अलग अलग आधारों को लिया, तर्क के महत्व को, तर्क और अनुभव के महत्व को, विचारों के महत्व को, और फिर विज्ञान की उस प्रणाली को कि हम भी व्यवस्थित अध्ययन करके समाज की घटनाओं को समझ सकें। लेकिन जैसे जैसे समाज में जटिलता बढ़ी, हम सामाजिक घटनाओं के जो सामान्यीकृत निष्कर्ष हैं, इनसे बहुत सहमत नहीं हुए। जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पीछे सिर्फ एक या दो कारक नहीं बल्कि कई कारक हो सकते हैं, और इनको तभी समझा जा सकता है जब हम उसके केस अध्ययन को सही तरीके से कर सकें। यानी निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवहार बहुत जटिल है। वेबर ने जिस बात पर बल दिया था कि जो दिखाई देता है वह होता नहीं, उसके पीछे के निहित कारणों को खोजना बगैर तार्किक आधार के संभव नहीं है। यही कारण है कि हम दार्शनिक आधारों को समाज विज्ञान में शामिल करते हैं। और समाज विज्ञान की जो नई प्रणालियां विकसित हो रही हैं पश्चिमी जगत में, उनमें प्रघटना शास्त्र
और लोक विधि विज्ञान यानी फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेट्रोलॉजी का चलन बढ़ चुका है। हमें भी अब बदलते सामाजिक परिवेश को समझने के लिए इन्हीं पद्धतियों के विकास पर बल देना होगा। लेकिन यह सब तब संभव होगा जब हम परंपरागत अध्ययन की प्रणालियों को बदलें, यानी हम यथार्थ के अध्ययन पर बल दें, सामाजिक वास्तविकता को खोजें। तो आज के इस व्याख्यान में आपने यह जाना कि समाज विज्ञान में दार्शनिक आधारों का औचित्य क्या है, क्यों हम दर्शन के आधारों को समाज विज्ञान से जोड़ें। तो अब तक आप समझ सके होंगे कि दर्शन तर्क पर आधारित होता है और समाज की यथार्थ को हम बगैर तर्क के समझ नहीं सकते। इसलिए दार्शनिक आधारों को समाज विज्ञान में समाहित करना आवश्यक था। प्रबोधन काल की जो परंपराएं थीं यूरोप की, उन्होंने समाज में परिवर्तन को कैसे समझा और उन परिवर्तन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं इनको जाना। इसके आधार पर जो अलग अलग विधाएं विकसित हुई, उनके बाद वर्तमान समाज की जटिलताओं को समझने के लिए भी हमें दार्शनिक आधारों को लेना होगा। यह आज के इस व्याख्यान का सार था। तो सामाजिक यथार्थ को समझना दर्शन शास्त्री उपागम से ही संभव है, यह आपने जाना। अब हम यहाँ आपसे संक्षेप में कुछ प्रश्नों को रखेंगे, जैसे प्रघटना शास्त्र में वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया गया है या व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर। तो आपका क्या उत्तर होगा? स्वाभाविक है कि आपका उत्तर होगा प्रघटना शास्त्र में व्यक्ति की चेतना के अध्ययन पर बल दिया है, इसलिए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होगा। क्या प्रघटना शास्त्र संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पद्धति पर आधारित है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यह प्रत्यक्षवादी और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की आलोचना से शुरू हुआ, उसकी कमियों से शुरू हुआ। दिन प्रतिदिन की घटनाओं, वैयक्तिक अध्ययन, आत्मकथा इत्यादि को किस तरह की प्रणाली में शामिल किया गया? तो आपका उत्तर होगा कि यह प्रणाली लोक विधि विज्ञान से ली गई। इस तरह से हम छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से इस व्याख्यान में उत्तर को खोज सकते हैं। तो अभी आपने जाना समाज विज्ञान के दार्शनिक आधार। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान के दार्शनिक आधार। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थीं अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।